सर बताइए क्या सिलेबस वगैरह क्या रहता है व्यापम का? अलग अलग एग्जाम्स का थोड़ा सा अलग अलग रहता है। व्यापम के एग्जाम्स की अगर बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज होता रहता है। जैसे आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर इनका सेम है। लेबर इंस्पेक्टर का थोड़ा सा अलग हो जाता है। फूड इंस्पेक्टर का थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऐसे अगर संपूर्ण व्यापम की बात करेंगे तो संपूर्ण व्यापम का कोई एक सिलेबस नहीं है। संपूर्ण व्यापम की अगर बात करेंगे कि व्यापम का एक ही सिलेबस हो जाए तो संपूर्ण व्यापम का एक सिलेबस नहीं है। अगर पूरे पूरे व्यापम के एग्जाम की बात की जाए और आप बोले कि संपूर्ण व्यापम का एक ही सिलेबस हो जाए तो संपूर्ण व्यापम का एक ही सिलेबस नहीं है। आप यहां पे पाएंगे कि जैसे आरआई का एग्जाम हो गया, जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, मंडी इंस्पेक्टर, इनका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सेम है। इन तीनों का सिलेबस एकदम सेम है, एकदम सेम है। अभी तक तो सेम है, आगे जाके बदलाव हो सकता है। अभी तक तो सेम है। समझ लीजिए एक ओवरव्यू बस। जैसे फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे, इसका अलग हो गया। लेबर इंस्पेक्टर की बात करेंगे, इसका अलग हो गया। समझ आ रहा है? हॉस्टल वार्डन की बात करेंगे, इसका अलग हो गया। फूड इंस्पेक्टर अलग है पूरा, लेबर इंस्पेक्टर अलग है, हॉस्टल वार्डन अलग हो गया। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो गया एक, इसका अलग सिलेबस हो गया। महिला पर्यवेक्षक, तो महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस अलग हो गया है। आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस अलग है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस अलग दिखेगा आपको। और भी एग्जाम्स होते हैं, सहकारिता का एग्जाम हो गया, आबकारी आरक्षक आने वाला है, उसका एग्जाम हो गया। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो व्यापम के संपूर्ण एग्जाम्स को अगर देखते हैं, व्यापम जितने भी एग्जाम्स लेता है, व्यापम का जो जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो गया, जैसे आरक्षक भर्ती जो होगा पुलिस में ही, आरक्षक भर्ती, इनका सिलेबस भी अलग है। आरक्षक भर्ती का भी सिलेबस अलग है। तो आप देखेंगे तो अगर संपूर्ण व्यापम के लिए देखा जाए तो कोई एक कॉमन सिलेबस नहीं है कि सारे एग्जाम्स में एक ही सिलेबस कॉपी होगा, ऐसा नहीं है। सारे एग्जाम्स में एकदम कॉपी होना है, एक ही सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आते रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये भी नहीं कि पूरा इसका जो सिलेबस एकदम अलग है, इसका सिलेबस एकदम अलग हो गया, इसका एकदम अलग नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आते रहता है। एक एक सेक्शन आपको जनरली अलग से दिखाई देता है। जैसे फूड इंस्पेक्टर में आप देखेंगे तो खाद्य अधिनियम वाला एक सेक्शन आपको अलग से दिखाई देगा। खाद्य अधिनियम वाला एक सेक्शन आपको अलग से डील करना पड़ेगा। जैसे लेबर इंस्पेक्टर को आप देखेंगे तो इसमें श्रम संबंधी नियम वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। लेबर इंस्पेक्टर का मतलब समझ आ रहा है ना? उसमें श्रम संबंधी नियम वगैरह अलग से पढ़ने पड़ेंगे। अगर बात करेंगे हॉस्टल वार्डन की तो आपने देखा इसमें बाल मनोविज्ञान का एक सेक्शन अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपको आरआई और पटवारी में एलआरसी मतलब भू राजस्व संहिता, इसका एक सेक्शन अलग से दिखाई दे, हो सकता है। क्योंकि पटवारी और आरआई बनने के बाद आपको एलआरसी में बहुत काम करना पड़ता है, भू राजस्व संहिता, इसका एक सेक्शन आपको अलग से दिखाई दे सकता है। जैसे महिला पर्यवेक्षक में आप देखेंगे तो आपको एक अलग सेक्शन दिखाई देता है, महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम, ऐसा दिए होंगे आप लोग। तो एक सेक्शन योजना वाला पढ़ना पड़ता है उसमें, महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम। जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा आप देखेंगे तो इसमें सीडीपी पढ़ना पड़ता है आपको, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे एक एक सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऐसा नहीं कि एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा कि ये एकदम अलग तैयारी हो गई, ये एकदम अलग तैयारी हो गई, ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। एक एक सेक्शन आपको अलग से दिखाई देगा जो कि ऐड कर दिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो ऐसा कोई फिक्स भर्ती नहीं है कि यही सवाल आने वाला है। फिर भी आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए अभी 341 पदों पर मंजूरी मिली है, 341 पदों पर मंजूरी मिली है। गृह विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है और आप देखेंगे तो वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जहां तक है आगे चल के होगी। अभी तो पुराने बच्चों का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, यही प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन नई भर्ती को बोल रहे हैं कि लेंगे ही, नया जो भर्ती है 341 पदों पर वो लेंगे ही, ऐसा सरकार का कहना है। तो अभी फटाफट गृह विभाग से भी इसको मंजूरी मिल गई है, वित्त विभाग से भी इसको मंजूरी मिल गई है।
इसके बाद अगर देखा जाए तो आरआई और पटवारी के बहुत सारे पद रिक्त हैं, तो आरआई और पटवारी के पदों पर भी भर्तियां होंगी, ऐसी बात चल रही है। तो आरआई की तो भर्तियां बहुत समय से आप देखेंगे तो बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आरआई की भर्ती हुए। बीच में पटवारी हड़ताल कर दिए थे कि आरआई का वैकेंसी मत निकालिए, जो पटवारी है उन्हीं का विभागीय एग्जाम लेके उनको प्रमोट करिए आरआई में। आरआई का सीधा भर्ती आप कर देंगे तो पटवारी का प्रमोशन कैसे होगा? इस चक्कर में आरआई की भर्ती थोड़ा सा विलंब हो रहा था उसमें। अभी विभागीय पेपर हो गया था पटवारियों का, तो हो सकता है अब आने वाले समय में आपको आरआई की भर्ती दिखाई दे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक की। इसके अलावा जैसे एडीईओ का पोस्ट आने का चल रहा है, 215 पद एडीईओ के आएंगे। इसका सिलेबस एकदम अलग है, आप इसको देखेंगे ना तो एकदम अलग दिखाई देगा ये एडीईओ का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें आपको छत्तीसगढ़ पे मेनली फोकस करना पड़ता है, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ कवर करना पड़ता है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज कवर करना पड़ता है, थोड़ा सा भारत का सामान्य अध्ययन में संविधान भी पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा हिंदी पढ़ना पड़ता है इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास और आजीविका, ये सब सेक्शन पे काम करना होता है। तो एडीईओ का थोड़ा सा अलग है पूरा तैयारी, एडीईओ का तैयारी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एडीईओ का वैकेंसी आने को बोल रहे हैं, 215 पदों के आसपास एडीईओ के पद आएंगे। आरआई पटवारी का वैकेंसी आने को है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लगातार बीएड डीएड संघ वाले कोशिश कर ही रहे हैं। आप देखे होंगे हड़ताल चल ही रहा है नया रायपुर में, बीएड डीएड संघ वाले लगे हुए हैं 2-3 दिन से, कोशिश कर ही रहे हैं। तो वैकेंसीज तो आगे चल के आएंगी। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अभी अभी हुआ है। अच्छा, बीच में ये एक आया था, देखे होंगे आप लोग, 600 पद ऐड होने की बात चल रही थी। इन 300 पदों में 600 पद ऐड होने की बात चल रही थी, लेकिन ऐड नहीं हो पाए थे। सरकार ने कहा कि अलग से फिर से भर्ती लेंगे हम। तो हॉस्टल वार्डन के 600 पद अभी भी रिक्त हैं। 300 पदों में ही उसको ऐड करने की बात चल रही थी कि 300 पदों में उसको ऐड करके आप 900 पदों पर भर्ती ले लो एक साथ, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था। अभी 300 पदों पर लेंगे, बाद में जाके फिर से एक भर्ती निकालेंगे 600 पदों पर। तो हो सकता है कि वो भर्ती आगे चल के आपको दिखाई दे। तो एग्जाम्स बहुत सारे हो सकते हैं आगे चल के, संभावनाएं तो बहुत है एग्जाम्स की। अब तैयारी कैसे करनी है उसको थोड़ा समझिए, क्योंकि हुआ क्या ना, थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा आपको कि पिछले साल 10 जून 2023 को हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई। शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून 2023 को वर्ग 3 का पेपर हुआ, मतलब सहायक शिक्षक का भी हुआ था, और वर्ग 2 का मतलब शिक्षक का भी हुआ था। वर्ग 3 मतलब कि आपका क्लास 1 से क्लास 5, और वर्ग 2 मतलब क्लास 6 से क्लास 8, ये पढ़ाते हैं टीचर। अब यहां पर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा था, 150 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब 150 अंकों का पेपर हुआ। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस हुआ, और समय कितना था, 3 घंटे का। अगर आप स्ट्रक्चर देखें शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, वर्ग 3 के लिए अलग से पेपर होता है, वर्ग 2 के लिए अलग से पेपर होता है। दोनों ही पेपर का स्ट्रक्चर क्या था, दोनों ही पेपर में 150 प्रश्न पूछे गए, वर्ग 3 में भी और वर्ग 2 में भी 150 प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक पेपर में। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब 150 अंकों का पेपर था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला था और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस हुआ था। समय 3 घंटे का था। इसके बाद से ध्यान से समझना, इसके बाद जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए, जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, इसके बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, इसके बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली, जैसे सहकारिता का एग्जाम लिया था, अपेक्स बैंक वाला, ये देखे होंगे आप लोग, सहकारिता वाला जो एग्जाम हुआ था, अपेक्स बैंक का जो एग्जाम हुआ था जिसमें भर्तियां हुई, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ पिछले साल, महिला पर्यवेक्षक, इसके अलावा कृषि उपज मंडी का जो कृषि मंडी वाला एग्जाम हुआ, और भी एग्जाम्स हुए। इसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली, भर्ती परीक्षाएं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, भर्ती परीक्षाएं, इसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि वो 100 प्रश्न ही देगा, 100 प्रश्न देगा।
प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का। 100 प्रश्न ही देगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस होगा। सही उत्तर के लिए आपका 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस होगा और समय 2 घंटे का रहेगा। सारे एग्जाम्स में यही ट्रेंड सेट हो गया। इवन अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, छात्रावास अधीक्षक का, उसमें भी यही ट्रेंड चला है। जबकि आप 2014 और 2016 का वार्डन का एग्जाम देखिए, 2014 में हुआ था वार्डन, 2016 में हुआ था वार्डन का एग्जाम, तो यहां पर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के, 150 प्रश्न थे 150 अंकों के। लेकिन इसको एक नए पैटर्न में व्यापम ने सेट कर दिया, 100 प्रश्न 100 अंक, समय होगा 2 घंटा। तो व्यापम ने कहीं ना कहीं ये सेट कर दिया है कि भर्ती परीक्षाएं अब 100 प्रश्नों की, मतलब 100 अंकों का ही एक पेपर मिलेगा आपको। आरआई पटवारी का भी आगे चल के अगर आपको भर्ती परीक्षा देखने को मिला, वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का कहीं ना कहीं एक पेपर आपको देखने को मिलता है। वर्तमान का स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन कंफर्म है, ये मान के चलिए, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा को ले लो, वर्तमान का स्ट्रक्चर कैसा है, 150 प्रश्नों का है। तो आगे चल के कंफर्म है कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, व्यापम का कोई भी भर्ती परीक्षा आप दीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा, आरआई पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, व्यापम का कोई भी भर्ती परीक्षा आप दीजिए, ये गारंटीड है कि आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 माइनस मार्किंग है, 2 घंटे का समय रहेगा। कंफर्म है, ऐसा सेट होगा ही पेपर। वार्डन का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2014 और 2016 में वार्डन का पेपर देखेंगे तो 150 प्रश्नों का था, 150 अंकों का, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया अभी 100 प्रश्न 100 अंक में। अब थोड़ा सा हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन से विषय प्रायोरिटी में रहेंगे। तो मैथ्स तो आपका प्रायोरिटी में रहेगा ही। व्यापम के एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो गणित विषय आपका प्रायोरिटी में रहेगा। गणित विषय तैयार करना ही पड़ेगा अगर आप व्यापम के एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अगर देखेंगे तो 2014 और 2016 में 150 प्रश्नों में 20 प्रश्न थे मैथ्स के, 20 प्रश्न थे मैथ्स के। 2014 और 2016 में 150 प्रश्नों में 20 प्रश्न थे मैथ्स के, जिसको अभी जो एग्जाम हुआ 100 प्रश्नों का, उसमें कितने प्रश्न कर दिए गए, 25 प्रश्न। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात थी कि 150 प्रश्नों में आप 20 प्रश्न दिए और 100 प्रश्नों में बढ़ा के 25 कर दिए, जबकि बाकी विषयों के वेटेज को कम किया। जैसे यहां पर कंप्यूटर आता था 50 प्रश्न, यहां पर कितना आया, 30। यहां पर छत्तीसगढ़ आता था 20 प्रश्न, यहां पर कितना आया, 5 ही आया बस। हिंदी आता था 10, आया 5। अंग्रेजी आता था 10, आया 5। आश्चर्य वाली बात थी गणित को लेकर के, गणित 20 आता था लेकिन उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 25। ओवरऑल आप कम कर दिए प्रश्नों की संख्या, लेकिन गणित के प्रश्नों की संख्या को आप बढ़ा दिए। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात थी। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात थी। तो ये मान के चलिए कि व्यापम के जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का हो, चाहे वो सहकारिता का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, आरआई हो, पटवारी हो, गणित विषय को अच्छी से तैयार करना पड़ेगा आपको, गणित विषय को। तो अभी का दौर कैसा है, आप कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझना। कॉमन तैयारी का मतलब यह है कि भारत का सामान्य अध्ययन, इसको आप अच्छी से तैयार करिए, क्योंकि यह आपको लगभग सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन बोलने का मतलब हो गया, इसमें भारत का इतिहास आ जाएगा, भारत का भूगोल आ जाएगा, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इसमें आ जाएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब आ जाएगा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। समझ आ रहा है क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें भारत का इतिहास, इसमें भारत का इतिहास आ जाएगा, और स्वतंत्रता आंदोलन इसी में कवर हो जाएगा। इसमें भारत का भूगोल आ जाएगा,
भारत का भूगोल आ जाएगा, इसमें भारत का संविधान आ जाएगा तथा राज्य व्यवस्था, तो भारत का संविधान लिख रहा हूं। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसमें आ जाएगा साहित्य, कला, संस्कृति, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है आपको, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपका आ जाता है भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी आ जाएगा, रसायन आ जाएगा और जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इसके अलावा आप पढ़ लेंगे पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा प्रौद्योगिकी। ये जो विषय है ना, ये भारत के सामान्य अध्ययन में कवर करते हैं आप, भारत के सामान्य अध्ययन में। ये लगभग सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम व्यापम का उठा लीजिए, सारे एग्जाम्स में आपको भारत का सामान्य अध्ययन देखने को मिलता ही है। इसको प्रिपेयर करना होगा आपको। देखो अभी एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है, कौन सा एग्जाम होना है, कौन सी डेट पे होना है, तो ये आपको तैयार करना होगा। ये आपको व्यापम के सारे एग्जाम्स में मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मेरे ख्याल से जहां पे आपको भारत का सामान्य अध्ययन नहीं मिलता है। RI पटवारी अभी 150 में 35 प्रश्नों का वेटेज है इसका। अभी वर्तमान का जो स्ट्रक्चर देखेंगे ना, RI पटवारी की अगर बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं RI की, पटवारी की, अगर बात करूं मैं मंडी इंस्पेक्टर की, तो अभी वर्तमान में 35 प्रश्नों का वेटेज है इनका। 35 प्रश्नों का 150 में से, 150 में 35 प्रश्नों का वेटेज है। महिला पर्यवेक्षक की बात करेंगे, महिला पर्यवेक्षक में भी है ये, महिला पर्यवेक्षक में भी है ये। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखिए, 15 प्रश्नों का वेटेज था ये, 15 प्रश्नों का। एक आध सेक्शन और ऐड किया था उसमें, लेकिन 15 प्रश्नों का वेटेज था 100 में हॉस्टल वार्डन में। आप शिक्षक भर्ती उठा लीजिए, शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 में करीबन आप देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन का पूरा पूरा सेक्शन मिल जाएगा आपको। व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सब में मिलेगा आपको भारत का सामान्य अध्ययन। तो भारत के सामान्य अध्ययन को तो अभी लेके चलना ही है आपको। इसके अलावा अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन मतलब छत्तीसगढ़ का कंप्लीट GS पढ़ना है आपको, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन है, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, जनजाति क्षेत्र, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ आपको डील करना होगा यहाँ पे। ये भी अगर आप देखेंगे तो व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा, लगभग व्यापम के सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा ही। आप सेंट्रल के एग्जाम देखेंगे वहां पर ये पोर्शन काम नहीं आएगा आपका। सेंट्रल के एग्जाम्स जैसे RRB, SSC, बैंकिंग, समझ आ रहा है, इन एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे, सेंट्रल के एग्जाम्स को देखेंगे तो सेंट्रल के एग्जाम्स में ये काम नहीं आएगा, ये तो सेंट्रल के एग्जाम्स में भी काम आता है। और आप अगर PSC और व्यापम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर लिए हैं तो सेंट्रल के एग्जाम में तो बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। आप सेंट्रल जैसे SSC का पेपर देखिए उठा के, रेलवे का देखिए, रेलवे का तो वैकेंसी भी आया है 11,000 से ऊपर अभी, NTPC वाला। आप बैंकिंग का देखिए, बैंकिंग, रेलवे, SSC में जो भारत के सामान्य अध्ययन से प्रश्न आते हैं, अगर आपने PSC और व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है उनको, तो आप आराम से डील कर लोगे। ये वाला पोर्शन आपको सेंट्रल के एग्जाम में काम नहीं आता है। व्यापम के सारे एग्जाम्स की बात करूं तो व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में ये भी आता है, ये भी आता है। इसके अलावा बात करूं एक और सेक्शन, करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब हो जाएगा आपका, इसमें देश विदेश, खेल कूद, ये सब कवर हो जाता है। तो देश विदेश की खबरें जो है इसमें, साथ में खेल कूद भी कवर हो जाता है। ये तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना ही होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करना ही होता है। एग्जाम जब होना है उसके साल भर के अंदर का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही होता है, उसमें देश विदेश की खबरें, खेल कूद, ये सब डील करना होता है। कॉमन चीजें हैं जो आपको व्यापम के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो भाषा में 2 भाषाएं आपको व्यापम के एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है। भाषा में 2 भाषा, एक है आपकी हिंदी भाषा और दूसरी है इंग्लिश। ये 2 भाषाएं जो हैं आपको व्यापम के हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलती है।
हिंदी भाषा भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी। ये दोनों भाषाएं आपको व्यापम के लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलती है। किसी में 5 प्रश्न, किसी में 10 प्रश्न ऐसे आते रहते हैं। 5-10 आते हैं, लेकिन आगे चलकर जितने भी एग्जाम्स होंगे मान के चलिए हिंदी का 5 प्रश्न मिलेगा आपको, अंग्रेजी का भी 5 ही मिलेगा। क्योंकि आगे चल के मान के चलिए 100 प्रश्नों का पैटर्न तैयार होने वाला है, तो 100 प्रश्नों के पैटर्न में 5 प्रश्न आपको हिंदी का मिलेगा, 5 अंग्रेजी का मिलेगा। अब हिंदी में हिंदी व्याकरण पूरा पढ़ना होता है। स्वर व्यंजन से स्टार्ट करते हैं आप। स्वर व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी का एकार्थी, मुहावरे, कहावतें, सब कुछ पढ़ते हैं आप। इवन छंद, रस, अलंकार, ये भी पढ़ते हैं व्यापम के लिए आप। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ते हैं आप। तो ये भाषा को भी लेके चलना है, कॉमन है, जो कि व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में है, व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में। सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल के एग्जाम में हिंदी का वेटेज कम हो जाता है, अंग्रेजी रहता है। सेंट्रल के एग्जाम्स की बात करूंगा तो मैं, जैसे आरआरबी की बात करूंगा रेलवे की, तो उसमें ना हिंदी है ना अंग्रेजी। समझ आ रहा है? एसएससी की बात करूंगा, बैंकिंग की बात करूंगा तो उसमें क्या है, इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। तो सेंट्रल के एग्जाम्स को लेके चलेंगे तो हिंदी का थोड़ा सा वेटेज साइड कर देंगे आप। अंग्रेजी एसएससी में है, बैंकिंग में है, लेकिन रेलवे में नहीं है। रेलवे में कोई लैंग्वेज नहीं है। समझ आ रहा है? कॉमन विषय व्यापम के लिए बता रहा हूं, व्यापम के लिए ये कॉमन हर एग्जाम में मिलेगा, ये हर एग्जाम में मिलेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो इसके साथ तो हमेशा फैमिलियर रहते हैं। ये आपको हर एग्जाम में मिलता है। व्यापम के लगभग हर एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिलता है। अब बात आती है जिसको मैं डील करूंगा, दो विषय, एक है गणित और दूसरा है रीजनिंग। अब बात इन दो विषय की आती है, गणित और रीजनिंग की। ये दो विषय की बात अब आती है, गणित और रीजनिंग। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही आपको एक तैयारी का तरीका बता रहा हूं। समझ आ रहा है? इसको एज अ डेमो मत लेना कि कुछ पढ़ा दो ताकि समझ में आए क्या पढ़ाते हो, कैसा पढ़ाते हो। वो सब देखना है तो आप यूट्यूब में देख ही क्या होगे। तो पढ़ाना तो स्टार्ट करेंगे ही आगे चल के, तो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे चलेगा, वो सब देखेंगे ही आप। आगे चल के लेक्चर्स लूंगा ही, पढ़ाऊंगा गणित को भी पूरा, रीजनिंग को भी पूरा। लेकिन एक बार एक ओवरव्यू पता हो कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वर्तमान का जो दौर है उसमें क्या पढ़ें आप। अब बात आती है गणित और रीजनिंग की, ये बचा है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। गणित व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में है, रीजनिंग सिलेक्टेड एग्जाम में है। गणित व्यापम के सारे एग्जाम्स में मिलेगा आपको, सारे एग्जाम्स में। रीजनिंग जो है वो सिलेक्टेड एग्जाम्स में है। सिलेक्टेड का मतलब जैसे आरआई में आपको देखने को मिलता है, पटवारी में आपको देखने को मिलता है रीजनिंग, मंडी इंस्पेक्टर में आपको देखने को मिलता है रीजनिंग। इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर में थोड़ा रीजनिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और एग्जाम में जैसे आपका एक हो गया वो सम परीक्षक का एग्जाम हो गया, सम परीक्षक का एग्जाम हो गया, सम परीक्षक में आपको रीजनिंग देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ एग्जाम्स है जहां पे रीजनिंग का वेटेज है, हर एग्जाम में नहीं है। जैसे हॉस्टल वार्डन में रीजनिंग नहीं है, आप देखे होंगे, पेपर दिए होंगे। सम परीक्षक में रीजनिंग है। सहकारिता की बात कर रहा था, सहकारिता की बात करूंगा तो सहकारिता में मैथ्स और रीजनिंग लिख दिया है, दोनों लिख दिया। अपेक्स बैंक का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों लिख दिया है, लेकिन ज्यादा मात्रा में मैथ्स पूछा गया था, रीजनिंग का प्रश्न बहुत ही कम था। जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूंगा, इसमें रीजनिंग बिल्कुल नहीं है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूंगा, इसमें बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं है। समझ आ रहा है? तो व्यापम के कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टल वार्डन में बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं था, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं है। सहकारिता में 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। महिला पर्यवेक्षक में रीजनिंग पढ़ना पड़ता है आपको, महिला पर्यवेक्षक में रीजनिंग है, महिला पर्यवेक्षक में है रीजनिंग। तो आप देखेंगे तो 2-3 एग्जाम को छोड़ दीजिए तो लगभग सारे एग्जाम्स में रीजनिंग का वेटेज रहता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा, 2-3 एग्जाम्स को बस छोड़ दीजिए तो लगभग सारे एग्जाम्स में आपको रीजनिंग मिलता है। मैथ्स तो हर एग्जाम में मिलेगा आपको, हर एग्जाम में मिलेगा। ज्यादा वेटेज में मैथ्स रहता है, रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज कम रहता है। तो ये दो आपको लेकर चलना ही है। सेंट्रल के एग्जाम्स की बात करूंगा तो सेंट्रल के एग्जाम्स में तो यही यही है बस। सेंट्रल के एग्जाम्स की बात करूंगा, एसएससी, इसके बिना संभव ही नहीं है।
50% वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। एसएससी के एग्जाम की अगर बात करेंगे तो 50% वेटेज है। बैंकिंग के एग्जाम की बात करेंगे तो बैंकिंग के एग्जाम में 70% वेटेज है। रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है 60% वेटेज है इसका। 100 में 60 प्रश्न आते हैं रेलवे में, मैथ्स और रीजनिंग के 30-30, बैंकिंग में 70 आते हैं 35-35, एसएससी में 50 आते हैं 25-25, तो 100 में 50, 100 में 60, 100 में 70 ऐसे आते हैं। तो सेंट्रल के एग्जाम की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना मैथ्स और रीजनिंग के। आप सोच भी नहीं सकते कि हम बैठे कि नहीं बैठे सर, मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़े हैं सर तो सेंट्रल के एग्जाम में बैठो ही मत, ऐसा है। आप खुद सोचो, रेलवे का 100 प्रश्न आएगा जिसमें 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग और 40 जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन। आप एसएससी की बात करोगे तो 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 इंग्लिश। बैंकिंग की बात करेंगे तो 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग और 30 इंग्लिश। तो आप देखेंगे तो बैंकिंग में 70% कवरेज है, एसएससी में 50%, रेलवे में 60%। तो बिना और मैथ्स और रीजनिंग के तो सेंट्रल के एग्जाम की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। व्यापम के एग्जाम्स में भी ऐसा बोला जाता है कि मैथ्स और रीजनिंग के बिना व्यापम के एग्जाम्स को निकालना थोड़ा सा टफ काम हो गया है। जैसे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम को अगर देखे होंगे आप अभी, तो जो मैथ्स बहुत अच्छा बना पाया होगा उसका सिलेक्शन का संभावना बहुत अच्छा हो जाएगा। आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, सब में वही बात है। अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लेंगे, तो व्यापम में सिलेक्शन का संभावना बहुत बढ़ जाता है। तो मैथ्स में क्या क्या कवर करना है, कितने चैप्टर्स हैं, रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है, कितने चैप्टर्स हैं, व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसको बता रहा हूं। यहां तक समझ आया? क्या कॉमन लेके चलना है आपको? भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, लैंग्वेज, गणित और रीजनिंग। एक और विषय छूट गया था, कंप्यूटर। कंप्यूटर, इसको भी पढ़ना होता है। व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर भी रहता है, लगभग सारे एग्जाम्स में, लगभग सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर रहता है। समझ आ रहा? अच्छे वेटेज में रहता है, अच्छे वेटेज में है। चलिए मैथ्स और रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या कवर करना है अपन को, कैसे पढ़ना है। प्रकाश, सब कुछ हो जाएगा उसमें, आरआई, पटवारी, सारा कुछ हो जाएगा कवर। ऑफलाइन क्लास अगर बिलासपुर में लेना है तो बिलासपुर में भी आज से स्टार्ट हुआ है, ले सकते हैं आप। फीस वगैरह का बात कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है मैथ्स में और क्या है रीजनिंग में, कितना पढ़ना है आपको, ध्यान से समझना। व्यापम के लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। व्यापम के लिए गणित और रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है आपको। चलिए सबसे पहले गणित की बात करते हैं। वेटेज तो बहुत बड़ा है, बिना गणित के व्यापम के एग्जाम्स थोड़े से मुश्किल हो गए हैं, तो गणित पढ़ना ही पड़ेगा। अब कितना है गणित में, क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे गणित का सिलेबस थोड़ा छोटा है, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे संपूर्ण पढ़ना है गणित आपको। तो मैं संपूर्ण सिलेबस ही लिख रहा हूं जो व्यापम में है। सबसे पहले बेसिक चैप्टर से स्टार्ट होते हैं गणित में। बेसिक चैप्टर, बेसिक चैप्टर में एक है आपका संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं आप। दूसरा है आपका भिन्न संख्या, जिसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं आप। और तीसरा है आपका सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ये तीनों अलग अलग मैं लिख दिया हूं, लेकिन ये तीनों एक ही है, मान के चलिए ये तीनों एक ही चैप्टर हैं। मैं संख्या पद्धति की बात करूं, भिन्न संख्या की बात करूं, सरलीकरण की बात करूं, ये तीनों एक ही चैप्टर मान के चलिए, ये तीनों बेसिक चैप्टर हैं। और यहां से प्रश्न आते हैं आरआई में, पटवारी में, मंडी इंस्पेक्टर में। समझ आ रहा है? हर एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। जैसे हॉस्टल वार्डन में बिल्कुल भी नहीं है, इन चैप्टर्स की बात ही नहीं किया है। जैसे बात करूं मैं महिला पर्यवेक्षक की, महिला पर्यवेक्षक की, तो महिला पर्यवेक्षक में भी इन चैप्टर्स की बात ही नहीं किया है। तो कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जिनमें बेसिक चैप्टर्स को हटा दिया है, लेकिन आप संपूर्ण मैथ्स पढ़ के तैयार रखिए, क्योंकि बेसिक चैप्टर्स का आगे जाके यूज कहीं ना कहीं आता ही है। तो मैं अभी सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो कि व्यापम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले ये 3 चैप्टर आप देखिए, एक है संख्या पद्धति, दूसरा भिन्न संख्या, तीसरा सरलीकरण। तो आप देखेंगे तो संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर सिस्टम, भिन्न संख्या का मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर, और सरलीकरण का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पे अगर बात करेंगे ना, तो तीनों एक ही चैप्टर हैं। इसमें क्या कवर करते हैं आप? इसमें जैसे संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, पढ़े होंगे। जैसे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक सिलेबस में नहीं है,
वास्तविक में परिमेय, अपरिमेय, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, समझ आ रहा है, अभाज्य, विभाज्य, ये सारी संख्याओं को पढ़ते हैं। इन सारी संख्याओं का यूज पूरे गणित में है। बिना संख्या के तो मैथ्स बन ही नहीं सकता। संख्याओं का यूज हर चैप्टर में आपको मिलता है। तो यहाँ पे संख्याओं की जानकारी आपको मिलती है कि संख्या क्या है, कितने प्रकार की है, सारी संख्याओं को डिटेल में पढ़ते हैं आप। उनमें जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं, उन स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को डील करते हैं आप। इसके अलावा इसमें पढ़ते हैं आप वी बॉडमास रूल। वी बॉडमास रूल जो कि आपके कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाता है। जोड़ घटाओ गुणा भाग एक ही प्रश्न में है, तो पहले क्या करें, बाद में क्या करें। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनमें। इकाई का अंक ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना, 2 अंकों की संख्या पर प्रश्न बनता है, लैडर प्रॉब्लम, सीढ़ी वाले प्रश्न बनते हैं, भिन्न संख्या में डेसिमल, दशमलव को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आरोही क्रम में जमाओ दशमलव वाली संख्याओं को, अवरोही क्रम में जमाओ, बार वाले प्रश्न बनते हैं, बार वाले डेटा को पी बटे क्यू में कन्वर्ट करो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे वैरायटी के प्रश्न हैं। बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले डील करते हैं आप। बेसिक फॉर्मूले समझ आ रहा है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एपीजीपी पढ़ते हैं आप। एपीजीपी का मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, ये पूरा बेस बनाता है आपका। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका बेस बना देता है। ये पढ़ लिए तो पूरा का पूरा बेस बन गया। संख्याएं पता है, कैलकुलेशन मुझे आता है, बेसिक फॉर्मूले मुझे पता है जो आगे चल के यूज होंगे, 2 अंकों की संख्याएं क्या होती है, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे डील करना है मुझे पता है। समझ आ रहा है, दशमलव वाली संख्याओं पर काम करना मुझे आता है। मतलब ये आपका पूरा बेस बना देता है। इसके बाद 2 और बेसिक चैप्टर आते हैं। एक होता है वर्गमूल और घनमूल, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके अलावा एक और चैप्टर बेसिक में ही है, घातांक और करनी। घातांक और करनी, ये देखिए, ये आपका बेसिक खत्म होगा। इसके बाद वर्गमूल और घनमूल, ये भी बेसिक चैप्टर है, व्यापम का एकदम पसंदीदा चैप्टर है। वर्गमूल और घनमूल, साथ में घातांक और करनी। यहां पे भी बेसिक ही समझते हैं आप। वर्गमूल निकालने का विधि पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि, भाग विधि। घनमूल में आप घनमूल निकालने का विधि पढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग का प्रश्न बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन का प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। घातांक करनी में घातांक के अलग अलग नियम, आधार समान है, बीच में गुणा है तो घात जुड़ जाता है, पढ़े ना ऐसा। आधार समान है, बीच में भाग है तो घात घट जाता है। घात का पूरा का घात है तो वो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे बहुत सारे नियम, घातांक के और करनी के नियम। ये जाके आपका बेसिक चैप्टर्स खत्म होते हैं। इतना है बेसिक में। ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता, भर भर के प्रश्न आता है। तो प्रश्नों की संख्या भी यहां से बहुत सारी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न बिल्कुल नहीं आता, सर केवल बेसिक बनेगा क्या, यहां से केवल बेस बनाएंगे क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्गमूल घनमूल से पूर्ण वर्ग का प्रश्न व्यापम जनरली हर एग्जाम में देता है। परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन का प्रश्न व्यापम लगभग हर एग्जाम में देता है आपको। समझ आ रहा है, घातांक करनी से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको डील करना ही पड़ता है। इनको डील नहीं करेंगे तो फिर आगे थोड़ी समस्या बनी रहती है, फिर आगे जाके चैप्टर्स में ही फॉर्मूले देखने पड़ते हैं आपको। तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को, यहां से प्रश्नों की संख्या भी लगातार बनती है। इसके बाद आते हैं ऐसे चैप्टर्स जो कि कंसेप्चुअल हैं। बेसिक चीज पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट को सीखो और पूरा चैप्टर उसी कंसेप्ट पे चलता है, जिसमें औसत आएगा, एवरेज बोलते हैं इसको, प्रतिशत आएगा, परसेंटेज बोलते हैं इसको, लाभ हानि इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो औसत यानी कि एवरेज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। औसत का मतलब आप औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, औसत बोलते किसको, ये सीख गए तो औसत के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। इसमें अलग अलग वैरायटी नहीं आएगा, पूरा चैप्टर औसत पे ही बेस्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा चैप्टर औसत के इर्द गिर्द घूमेगा। पूरा चैप्टर लाभ हानि और प्रतिशत के इर्द गिर्द घूमेगा। इसके बाद इसी से लिंक होता है एक साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट,
और एक चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों एक ही चैप्टर हैं, नाम अलग अलग हैं। प्रतिशत से ही पूरा लिंक होता है लाभ हानि, और प्रतिशत से ही पूरा लिंक होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद और चैप्टर्स पे जैसे बात करूं मैं, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। इसी से लिंक होके एक चैप्टर है मिश्रण, एलिगेशन या मिक्सचर बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है? अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी से लिंक होता है मिश्रण, जिसको बोलते हैं एलिगेशन या मिक्सचर। एक और चैप्टर है साझा, लेकिन पूछता नहीं है व्यापम उसको, साझा पार्टनरशिप, व्यापम वहां से प्रश्न नहीं पूछता है। अनुपात का ये एप्लीकेशन है। साझा का मतलब जैसे मैं और आप मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए, साल के एंड में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में आप कितना लोगे, मैं कितना लूंगा, बांटो पैसे को। तो पैसे को बांटते हैं, किस आधार पे पैसे को बांटेंगे? निवेश के आधार पे। आपने कितना इन्वेस्ट किया, मैंने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितने टाइम के लिए किया, मैंने कितने टाइम के लिए किया, इन बेसिस पे आप प्रॉफिट को बांट देते हैं। वो व्यापम नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछा है। इसके अलावा एक और चैप्टर है जो कि व्यापम का पसंदीदा चैप्टर है, जिसको बोलते हैं लस और मस, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एंड एचसीएफ, लस और मस। ये हो गए इतने चैप्टर्स, ये सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसी में दो और चैप्टर लिंक होते हैं, एक रेलगाड़ी ट्रेन और दूसरा नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों देखा जाए तो एक ही हैं, एक ही हैं तीनों, तीनों का एक तरीका है, तीनों एक ही चैप्टर है, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव धारा। इसके बाद अगर बात करेंगे तो दो और चैप्टर हैं जो लिंक में चलते हैं। एक आपका है समय और कार्य, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसी से लिंक होता है पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। ये दोनों भी एक ही हैं, ये दोनों भी एक ही चैप्टर में काउंट हो जाएंगे, समय कार्य, पाइप और टंकी। ये कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं जो बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। यहां पे आपको बेसिक सीखना होगा, आपको फॉर्मूले जानने होंगे कैसे बन रहे हैं, क्या कंसेप्ट है प्रतिशत का। प्रतिशत और लाभ हानि सेम है, समझ आ रहा है? जैसे मैं मान लो 200 रुपए में 20% का वृद्धि कर दूं तो कितना रुपया हो जाएगा, समझना बात को। जैसे मान लो मेरा सैलरी है 200 रुपया, मान लो मेरा सैलरी है 200 रुपया, मेरे सैलरी में 20% का वृद्धि हो गया तो मेरा सैलरी कितना हो गया? प्रतिशत का प्रश्न हो गया नहीं ये। मेरा सैलरी 200 रुपया है, इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो मेरा सैलरी कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत का प्रश्न हो गया। इसी को लाभ हानि में कैसे बोलूंगा? इस पेन को मैं 200 रुपए में खरीद के लाया, 200 रुपए में खरीद के लाया, मतलब 200 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य। इसको 20% लाभ लेके बेच दिया, इसको 20% लाभ लेके बेच दिया। 20% लाभ का मतलब जितने में खरीदा था ना मैं, उसको 20% बढ़ाकर पेन को बेच दिया। तो पेन बिका कितने में? 240 रुपए में। तो 200 रुपए में 20% का वृद्धि हुआ या 200 में खरीद के 20% लाभ पर बेचा, एक ही बात है। मेरा सैलरी 200 रुपए था, मेरे सैलरी में 20% का वृद्धि हो गया। मेरा सैलरी, मेरा वेतन 200 रुपए था, उसमें 20% का वृद्धि हो गया तो मेरा वेतन कितना हो गया? 240। सीखेंगे कैसे 240 हुआ, आप जानते होंगे। 200 का 20% निकालो यार, 40 200 में जोड़ दो, 240 हो गया। या 200 का 120% लिख दो। 200 अपने आप में क्या है? 100%। 20% बढ़ा तो 200 का कितना परसेंट लिख दो? 120%। वही बात हो गई, 200 में पेन को खरीदा, 20% लाभ लेने का मतलब जितने में पेन को खरीदा हूं उसको 20% ऐसे बढ़ाया और बेच दिया। तो पेन बिका कितने में? 240 रुपए में। प्रतिशत ही लाभ हानि है। और यही चीजें कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज में अप्लाई होती है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये भी क्या है? ये भी कहीं ना कहीं प्रतिशत के ही एप्लीकेशन है। तो ये है कंसेप्चुअल चैप्टर्स जो कि आपको मिलेंगे। इसके बाद ज्यामिति का सेक्शन आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ज्यामिति का सेक्शन आता है। ज्यामिति,
ज्योमेट्री का सेक्शन आता है। ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है व्यापम के एग्जाम में। बिना ज्यामिति के व्यापम का एग्जाम में मैथ्स को आप अच्छा नहीं कर सकते। हर एग्जाम में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 प्रश्न आते हैं ज्यामिति से। इसमें क्या क्या कवर करना है? इसमें सबसे पहले कवर करना है रेखा और कोण। रेखा और कोण का मतलब अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण, लाइन एंड एंगल बोलते हैं इसको। कोण का मतलब जैसे एकांतर अंतः कोण आया था प्रश्न भी एक वार्डन के एग्जाम में, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, समझ आ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, सब आया था अभी व्यापम में वार्डन के एग्जाम में। तो सब कुछ पढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं क्षेत्रफल वाले चैप्टर को, इसी में कवर कर रहा हूं। क्षेत्रफल मतलब एरिया, 2D आकृतियों को कवर करते हैं। त्रिभुज पढ़ते हैं इसमें, चतुर्भुज पढ़ते हैं इसमें, और वृत्त पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद आयतन, 3D आकृतियों को कवर करेंगे इसमें। 3D आकृतियों को, 3D आकृतियों का मतलब इसमें बेलन पढ़ेंगे आप, बेलन, शंकु, गोला, घन और घनाभ, घन और घनाभ, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके बाद आप पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता, इसको पढ़ते हैं आप, यहां से प्रश्न आता है। इसके अलावा अभी थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति को पूछ लिया, निर्देशांक ज्यामिति को 2 प्रश्न पूछ लिया था, तो अब निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम में अभी तक निर्देशांक ज्यामिति को नहीं पूछ रहा था, लेकिन अभी वार्डन के एग्जाम में 2 प्रश्न पूछ लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। इसके अलावा कुछ विविध प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, विविध प्रश्नों पर। ये पूरा ज्यामिति का सेक्शन है जो कि व्यापम के एग्जाम के लिए कवर करना होता है आपको। ज्यामिति का सेक्शन है, इसको कवर करना है व्यापम के एग्जाम के लिए। ज्यामिति का पोर्शन जिसको व्यापम के एग्जाम के लिए कवर करेंगे आप, ज्यामिति का पोर्शन, समझ आ रहा है। निर्देशांक ज्यामिति को नहीं पूछता था आज तक, लेकिन पूछ लिया भाई, इसको पूछ लिया तो अब पढ़ना पड़ेगा इसको। इतना पढ़ना है ज्यामिति का सेक्शन, ज्योमेट्री का सेक्शन, समझ आया। बड़ा सेक्शन है ये, 7-8 प्रश्न आते हैं यहां से। अभी आया था वार्डन में 8-9 प्रश्न आए थे यहां से, इतना सेक्शन हो गया। इसके अलावा डीआई का सेक्शन होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। व्यापम के हर एग्जाम में नहीं आता ये आंकड़ों की व्याख्या जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या व्यापम के हर एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या का मतलब होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो डेटा को अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं आप। दंड आलेख मतलब बार ग्राफ के माध्यम से, दंड आलेख का मतलब बार ग्राफ के माध्यम से। लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ के माध्यम से। और सारणियन, सारणियन का मतलब होता है टेबुलेशन के माध्यम से। तो ये कुछ आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे पाई चार्ट आपने देखा होगा, इस प्रकार से सर्कल का सेक्टर कट करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं आप, ऐसा देखे हो ना। डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इस प्रकार से डेटा को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, ये मान लो खाने का खर्च बता रहा है, ये परिवहन का, ये शिक्षा का, ये घर का किराया, ये मनोरंजन का खर्च। दंड आलेख बार ग्राफ का मतलब इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस पे आप दंड आलेख बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेखा चित्र लाइन ग्राफ का मतलब इस प्रकार से आप एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सारणियन का मतलब इस प्रकार से टेबुलेशन के माध्यम से आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्यापम के हर एग्जाम में नहीं है, सिलेक्टेड एग्जाम्स में है ये। यहां भी व्यापम के सिलेक्टेड एग्जाम्स में इतना सारा है। कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे एकदम कम चीजें हैं, पढ़ना तो है आपको, लेकिन व्यापम के कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे इतना सारा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, लेकिन आप पूरा तैयार करके रखेंगे। आप इतना सिलेबस है, आप देख सकते हैं मैथ्स का, समझ आ रहा है। कोई और चैप्टर याद आ रहा है क्या मैथ्स में छूटा है? एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कि आप पढ़ते ही हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप औसत में ही पढ़ लेते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं आयु संबंधित प्रश्न। वैसे इसको अलग अलग
चैप्टर्स में आप डील करते ही हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको। बताओ और कोई चैप्टर याद आ रहा है ऑनलाइन वाले? और कोई चैप्टर जो छूट गया है और व्यापम पूछता है, याद आ रहा है क्या आप लोग को? बोलो भाई। इतने सारे चैप्टर्स हैं, एक आध दो हो सकता है छूट गया हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसको हर एग्जाम में नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मैथ्स को ठीक नहीं कर सकते व्यापम का आप। और ये चैप्टर्स जो आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, मेहनत लगता है, इसीलिए बोल रहा हूं। गणित मतलब एक बार आप अच्छी से तैयार कर लीजिए, बेसिक चीजों पे पकड़ बनाइए। रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग, व्यापम का रीजनिंग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। व्यापम का रीजनिंग, पीएससी का रीजनिंग वृहद है, व्यापम का रीजनिंग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम छोटा सा मस्त 8-9 चैप्टर्स पे काम कर लो, वहीं से प्रश्न आएगा। लेकिन जो टफ चैप्टर है ना वही है, बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। बड़े बड़े चैप्टर्स मतलब जैसे एक बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था करके चैप्टर होता है। एक होता है पहेली परीक्षण, पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट बोलते हैं इसको। एक होता है आपका न्याय निगमन, सिलोजिज्म बोलते हैं, न्याय निगमन। एक होता है घड़ी, एक होता है कैलेंडर। ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, ये व्यापम के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। ये व्यापम, यहां से फिर भी कभी कभी प्रश्न आया है, ये तो बिल्कुल भी व्यापम नहीं पूछता है। बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, न्याय निगमन। बैठक व्यवस्था का मतलब 8 लोग एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, कुछ कंडीशंस आपको दे देगा, कुछ आपको दिमाग लगाना है। पहली का मतलब एक पेज का पहली दे देगा, उसको सुलझाना है आपको। समझ आ रहा है? न्याय निगमन का मतलब क्या होता है? कथन और निष्कर्ष वाले जो प्रश्न आते हैं, कुछ ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऐसे प्रश्न जो आते हैं। घड़ी और कैलेंडर, ये तो फिर भी कभी कभी पूछा है, यहां से तो प्रश्न ही नहीं आए हैं। और ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनमें बहुत समय लगता है, बहुत दिमाग लगता है, तो व्यापम इन तीनों चैप्टर्स को नहीं पूछता है। व्यापम पूछता क्या है उसको समझो। व्यापम पूछता क्या है? तो व्यापम पूछता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको, सांकेतिक भाषा, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इसको पूछता है। व्यापम पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, इसको पूछता है व्यापम। इसके अलावा व्यापम पूछता है दिशा ज्ञान परीक्षण को, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। व्यापम पूछता है रैंकिंग को, रैंकिंग, रैंकिंग पूछता है। इन चैप्टर्स पे व्यापम मेनली फोकस करता है। इसके अलावा 4 चैप्टर, लुप्त पद, मिसिंग टर्म, श्रेणी, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां से, सीरीज। इसके अलावा आता है आपका सादृश्यता, इसको बोलते हैं एनालॉजी। इसके अलावा वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यहां से व्यापम के प्रश्न आते हैं भाई, यहां से व्यापम के प्रश्न आते हैं बहुत सारे। सब दिमाग लगाने वाला है, जितना चैप्टर लिखा हूं ना ये चारों, सब में लॉजिक खोजना होता है। लॉजिक खोजो, लॉजिक खोजो, लॉजिक खोजो, किस लॉजिक से श्रेणी बढ़ रहा है, किस लॉजिक से लुप्त पद निकलेगा, लॉजिक खोजना चलता है इसमें। इसके अलावा पासा, ये पूछता है व्यापम, पासा, घन और घनाभ, घन और घनाभ, इसको पूछता है। आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज, ये सब पूछता है। आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियां अधूरी रहेंगी उसको पूर्ण करने बोलता है। आकृतियों को पूर्ण करना, इसको पूछता है। यहां से व्यापम प्रश्न पूछता है। मैक्सिमम प्रश्न जो व्यापम के आते हैं ना, वो प्रश्न इन चैप्टर से आते हैं। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्यापम के लिए। गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं, यहां से पूछता है प्रश्न। ये सब चैप्टर्स व्यापम के एग्जाम में है, समझ आ रहा है, जो आपको देखने को मिलते हैं। तो व्यापम मेनली जो रीजनिंग के प्रश्न पूछता है ना, वो इन्हीं चैप्टर पे फोकस करता है मेनली। सब इंस्पेक्टर का जो मेंस है ना, वहां पे तो ये सब पूछा था,
सब इंस्पेक्टर का जो मेंस हुआ था, मुख्य परीक्षा, मैथ्स और रीजनिंग का एक सेपरेट पेपर था, उसमें तो सब कुछ पूछ डाला था, कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन व्यापम के जो कॉमन एग्जाम्स हैं उनमें यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन चैप्टर पे फोकस करता है मेनली। व्यापम जो फोकस करता है मेनली इन चैप्टर पे फोकस करता है। इतना है रीजनिंग में, 2-4 चैप्टर और छूटे होंगे, वो भी मान लो हैं, 2-4 चैप्टर और भी होंगे। मेनली ये चैप्टर्स हैं व्यापम जहां से प्रश्न पूछता है। जैसे एक मैट्रिक्स करके चैप्टर है जहां से प्रश्न पूछा था सब इंस्पेक्टर में, मैट्रिक्स आप भी बोलते हैं इसको, वहां से प्रश्न पूछा था। तो कुछ कुछ और चैप्टर्स हैं, लेकिन मेनली जो व्यापम के पसंदीदा चैप्टर्स हैं वो ये हैं व्यापम के लिए। इतना पढ़ना है आपको, समझ आ रहा है? इतना सिलेबस है। देखो रीजनिंग थोड़ा सा नया लगेगा लेकिन इजी लगेगा। देखना रीजनिंग बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं। रीजनिंग ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि ये सब चैप्टर्स भी बनेंगे आपसे, ऐसे तरीके बताऊंगा लॉजिक ढूंढने के, आप आराम से लॉजिक ढूंढ लेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्नों पे काम कराऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा ऐसा कोड को डिकोड करेंगे ना आप कि आप खुद नहीं सोचे होंगे कि ऐसा कोड भी कभी डिकोड हो जाएगा। अप्रोच पे काम कराऊंगा, क्या अप्रोच होगा, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें जिससे अपन कोड को डिकोड कर पाए, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच बनाएं। जैसे श्रेणी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको दे देगा एग्जाम्पल के लिए 3, आपको दे देगा 10, आपको दे देगा 29, आपको दे देगा 66, आपको दे देगा 127, आपको दे देगा 218 और बोल देगा अगला पद क्या होगा। ये श्रेणी का प्रश्न है। वैसे तो मैं क्या किया हूं पता है, मैं तो ऐसा किया हूं, ये देखो ये क्या है 1 का क्यूब प्लस 2, ये क्या है 2 का क्यूब प्लस 2, ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 2, ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 2, ये 5 का क्यूब प्लस 2, ये 6 का क्यूब प्लस 2, तो अगला पद क्या आएगा 7 का क्यूब प्लस 2 आएगा ना। ये लॉजिक लग रहा था। 7 का क्यूब कितना होता है 343 एंड 2 कितना हो जाएगा 345, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी याद आएगा यार, दूसरे तरीके से बताऊंगा। एग्जाम में ऐसा याद नहीं आएगा कि सर आपने ऐसा लगाया था, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं याद। एग्जाम में कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और ही तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी प्रश्न आए आप 90% क्वेश्चन को डील कर ही लोगे। एग्जाम में सब याद नहीं आएगा, वो तो मैं लिख दिया तो आसान लग रहा है ये, लेकिन एग्जाम में ऐसा याद ही नहीं आएगा आपको कि ऐसा कुछ लॉजिक लगा है। एग्जाम में जो याद आएगा वो अलग काम करना है आपको। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास में। एसएससी बैंकिंग का जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय रीजनिंग को थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है। मैथ्स तो जैसे मेरा तैयारी रहता था शुरू से, स्कूल लाइफ से मैथ्स में इंटरेस्ट था, लेकिन रीजनिंग स्कूल लाइफ में नहीं होता है ज्यादा। स्कूल लाइफ में रीजनिंग वगैरह पे काम नहीं होता है, लेकिन पीएससी की तैयारी करने जब आया मैं तो रीजनिंग स्टार्ट किया पढ़ना बहुत सारा। बैंकिंग और एसएससी का जो मेरा दौर रहा ना, बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स दिया मैं जिस दौर में, वहां पे मैंने रीजनिंग को इतना पढ़ दिया, इतने लॉजिक मैंने निकाल लिए, इतने तरीके मैंने फाइंड कर लिए कि मैं बच्चों को डिलीवर कर पा रहा हूँ। बच्चे आराम से कर पा रहे हैं। इन चैप्टर्स को बच्चे छोड़ के आते हैं कि सर नहीं बनते हैं चैप्टर्स, लॉजिक नहीं ढूंढ पाए, हम कोड को डिकोड नहीं कर पाए। यही तो कराएगा व्यापम आपसे, एक एक चैप्टर आपसे बनेगा। व्यापम का देखना लुप्त पद से 3-3 प्रश्न पूछ दिया एक एग्जाम में, एक एग्जाम में 3 प्रश्न केवल श्रेणी के, ऐसे पूछता है व्यापम। व्यापम के लिए तो यही बस इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछता है। एसएससी बैंकिंग रेलवे सब में आता है। ये तरीके बताऊंगा आपको जहां से मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा, आराम से प्रश्नों को डील करेंगे अपन। इतना सिलेबस है जो मैं डील करूंगा आप लोगों के साथ। कल से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर, एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, नोट्स बनाएंगे, शॉर्टकट बहुत सारे बताऊंगा। देखना बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। शॉर्टकट बहुत सारे बताऊंगा लेकिन रटवाऊंगा नहीं, पहले बेस बता दूंगा, वहां से आप शॉर्टकट निकालेंगे। सीधे शॉर्टकट बताऊंगा तो एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, बेसिक सिखा करके शॉर्टकट निकालेंगे। लगभग हर टॉपिक का शॉर्टकट पढ़ाऊंगा मैं, हर टॉपिक का शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक सिखा करके शॉर्टकट निकालेंगे अपन। मैथ्स और रीजनिंग में समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, पूरा डील करा दूंगा आपका मैं। आज केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा था, एग्जाम का अप्रोच कैसा लेके चलो। देखो इतना लेके चलो, इतना लेके चलना है आपको। बाकी कोई एग्जाम अगर आता है ना तो एक सेक्शन अलग से ऐड करेगा, उसको अपन समय रहते पढ़ लेंगे। आप कार्यरक्षक का पद आया, एक सेक्शन अलग से ऐड कर देगा, उसको पढ़ लेना। समझ आ रहा है? तो एक सेक्शन अलग से व्यापम ऐड करेगा, उसको अलग से आप डील कर लेना। इतना कॉमन तैयारी करना है आपको।
कुछ प्रश्न है तो पूछिए आप लोगों के, किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन में, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। देखते हैं, पढ़ा दूंगा समय रहा तो, क्योंकि रीजनिंग में ये सब चीज भी आती हैं। सब इंस्पेक्टर में पूछा था सबको, देखता हूं समय रहा पढ़ा दूंगा, मैं बता दूंगा इसको मैं। घड़ी कैलेंडर तो आता है व्यापम में भी, घड़ी और कैलेंडर तो व्यापम पूछा है बहुत बार, ये चैप्टर नहीं पूछता है। सब इंस्पेक्टर मेंस में पूछा था, क्योंकि पूरा एक सेपरेट पेपर था मैथ्स और रीजनिंग का मेंस में, वहां पे पूछा था। पढ़ा दूंगा फिर भी इसको। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या? चलिए फिर देखते हैं, इसके आगे का कल देखेंगे। अभी आपकी एक जीएस की क्लास होगी, अभी एक जीएस की क्लास होगी, कंप्यूटर और इंग्लिश पे भी काम कराएंगे आगे जाके। तो अभी आपकी एक जीएस की क्लास भी लगा रहे हैं, तो यहां तक बन जाएगा। एक हिंदी लगेगा, एक मैथ्स लगेगा आपका, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं, और एक आपका जीएस लगेगा। कोई डाउट तो नहीं है? कल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो लिखवाऊंगा उसको लिखेंगे, जो प्रैक्टिस शीट मिलेगा उसको रखेंगे साथ में। बाहर कुछ नहीं आएगा। वार्डन का एग्जाम हुआ, वो 2 प्रश्न छोड़ के 1 प्रश्न करीबन नोट्स के थे। जो बच्चे पढ़े थे मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स की क्लास पूरी अटेंड किए थे, अलग से बैचेस लिए थे, 20-21-22 ऐसे बना के आए हैं। वो 2 प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति का पूछ लिया था। कुछ बच्चे तो बना के आए थे क्योंकि दिमाग लगा लिए थे, वो कैसे बनेगा, वो थोड़ा दिमाग लगाते तो बन जाता। ज्योमेट्री कभी पढ़े रहते तो बन जाता, वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, वो भी बन जाता। तो बहुत सारे बच्चे बनाए हैं उसको भी, लेकिन 22-23 प्रश्न एकदम नोट्स से था। जैसा जैसा मैंने बच्चों को बोला था कि यही चाहेगा वही चाया है, सेम वही प्रश्न, सेम प्रश्न मैंने ज्योमेट्री के बोले थे कि ये प्रश्न टिक कर लो, आ सकता है, वही वही प्रश्न आया है। तो नोट से बाहर नहीं आएगा। इस बार मैं निर्देशांक ज्यामिति को भी कवर कर लूंगा। पहली बार व्यापम ने निर्देशांक ज्यामिति को भी पूछ लिया था 2 प्रश्न, वो भी दिमाग लगाते तो बन जाता। कोर्स चलेगा जब तक, आराम से पढ़ेंगे खत्म होते तक। 5-6 महीने का ड्यूरेशन रहता है आपका संपूर्ण व्यापम के सिलेबस का, 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन रहता है। एग्जाम अगर कोई पास में दिखा, थोड़ा स्पीड को बढ़ा के, ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ा करके अपन मैनेज करेंगे चीजों को। अभी तो 3 घंटे क्लास चलेंगी आपकी। चलिए देखते हैं, कल देखते हैं।